वैष्णवी को सॉरी बोला। तो हम टाइप्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ रहे थे, कुछ अलग अलग टाइप के एंथैल्पी देखे थे प्रोसेस के नाम के हिसाब से। ऑल्सो वी स्टडीड हेस लॉ, है ना। हेस लॉ से हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था कि कैसे अपन एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके उसको मैनिपुलेट करके हम डिजायर्ड इक्वेशन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमने दो क्वेश्चन भी किए थे। बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाला था हमने, और मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाला था, राइट। बॉन्ड एंथैल्पी हमने जो नेक्स्ट हिंट डाली थी, बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली दो नाम होते हैं इसके, एक होता है बॉन्ड एंथैल्पी और दूसरा अपन बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑल्सो नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दो तरीके की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। आप जब बोल रहे हैं कि बॉन्ड बन रही है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड तोड़नी होती है तो उतनी एनर्जी देनी पड़ती है टू ब्रेक दी बॉन्ड। तो जो रिलीज हो रही है उसको एंथैल्पी बोल दिए, जो देनी पड़ रही है उसको डिसोसिएशन एनर्जी बोल दिए। क्योंकि देने पर वो बॉन्ड टूट जाती है, राइट। पर वो एनर्जी का वैल्यू दोनों का सेम होता है, बस हम साइन चेंज करते हैं ताकि पता चल पाए कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, मतलब ये रिलीज हुई है, यानी कि जब बॉन्ड बनी तो एनर्जी रिलीज हुई, और जब पॉजिटिव है तो हम बॉन्ड को एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो बॉन्ड टूट सके, डिसोसिएट हो सके, तभी नाम पड़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएट होकर के वो गैसियस एटम बन सके, तभी अपन ये एनर्जी देते हैं, ठीक है। ओके, इसमें एक लाइन लिखना नीचे, डेफिनेशन लिख लिए थे ना बॉन्ड एंथैल्पी का। हाँ, इट इज द एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, या इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। नीचे में लिखना, इन thermodynamics we use two different terms for in thermodynamics we use two different terms for bond enthalpy. In thermodynamics we use two different terms for bond enthalpy. पहला टर्म है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड सेकेंड है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन मतलब समझते हैं आप लोग, एवरेज। जैसे आप लोग मैथ्स में एवरेज पढ़ते हैं, वही मीन एवरेज है ना, एक ही चीज होता है, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। आप इसके ब्रैकेट में लिख देना फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इसके ब्रैकेट में लिख देना फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक आध एग्जांपल बताएंगे मुझे डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में? हाँ, H2, N2, O2, ये सब आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गए। CH4, NH3, H2O, ये सब आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब ऐसे इन दोनों के लिए अलग अलग क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं अपन? मीन का मतलब तो आपको बता दिया, एवरेज होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, इस टाइप के मॉलिक्यूल में जहां पर पॉलीएटॉमिक यानी कि मल्टीपल एटम्स हैं, यहां आपको लग रहा होगा कि सर सारी बॉन्ड्स तो CH की हैं, पर इन सबको तोड़ने के लिए एनर्जी अलग अलग देनी पड़ती है। मतलब पहली बॉन्ड CH की एक तोड़ूंगा तो बचेगा CH3 गैसियस, और एक हाइड्रोजन निकल चुका है, इसके लिए अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। अब CH3 में से एक H को हटाने के लिए वैल्यू अलग हो जाएगी, मतलब सेम नहीं होती। विद इन द मॉलिक्यूल भी ये एनर्जी क्या होती है, वेरी होते जाती है। तो अगर मुझे एक मीन बताना है तो मैं क्या करूंगा, चारों एंथैल्पीज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, दैट विल बी अवर मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड बन रहा है, H और H के बीच में एक ही बॉन्ड है ना, तो उसको तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी आएगी उसी को अपन डायरेक्टली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल देंगे। मतलब आप यूं समझिए कि अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है, इसलिए अपन पूरा ओवरऑल क्या निकालते हैं, मीन, ठीक है। तो दोनों के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं, नीचे लिखो, फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, for diatomic molecule like hydrogen, for diatomic molecule like hydrogen, एक रिएक्शन लिख लो, H2 गैसियस ब्रेक होकर के 2 हाइड्रोजन का एटम बना रहा है, और एनर्जी डेल
एच एच नॉट इज इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब हुआ, बॉन्ड एंथैल्पी है ये, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एच एच की, पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं, क्यों नेगेटिव, हाँ मतलब नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव ही होगा, अरे ये तोड़ रहे हैं ना अपन, अब देखो ना ये रिएक्शन हो क्या रहा है, H2 ब्रेक होकर 2H बन रहा है, मतलब तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, एब्जॉर्ब्ड है ना, तो इसका वैल्यू लिख लेना 435 किलो जूल पर मोल, इसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलोगे, क्योंकि ये दो एटम के बीच में है, एक ही बॉन्ड है, तो जो दे दी एनर्जी एक बार में वो टूट गई, बार बार आपको अलग अलग एटम को बाहर नहीं निकालना है, अलग अलग एटम को बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी देनी पड़ रही है, तब मीन का कंसेप्ट आया, अब एक ही बॉन्ड है तो वही हो गई ना उसकी एनर्जी, ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, the enthalpy involved in this process is called, the enthalpy involved in this process is called, the enthalpy involved in this process is called bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, चलो एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, नीचे लाइन में लिखना, लेट अस कंसीडर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, let us consider a polyatomic molecule CH4 methane, let us consider a polyatomic molecule CH4 methane, CH4 that is methane, तो इसका एक्चुअली ओवरऑल रिएक्शन है CH4 gives you C प्लस, जो चारों H अलग हो रहे हैं, है ना, इसका टोटल एंथैल्पी जो आ रहा है एटमाइज, देखो सारे एटम बन गए ना, पहले वो मॉलिक्यूल थे, अब ये एटम बन गए, तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही बोल सकते हैं, मैंने उस दिन भी लास्ट क्लास में आपको कहा था, यू कैन कॉल दिस एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आल्सो, बिकॉज एटमाइजेशन का मतलब क्या है, आप किसी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर रहे हो, और वो तभी हो सकता है जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो बॉन्ड एंथैल्पी को आप कभी कभार बॉन्ड ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर इनका एटमाइजेशन हो चुका है, पहले ये मॉलिक्यूल थे, अब ये अलग अलग एटम बन चुके हैं, तभी इसको एटमाइजेशन बोल रहे हैं, आयन बने होते तो आयनाइजेशन बोलते, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, ओके, तो इसकी वैल्यू लिखेगा, डेल ए एच की वैल्यू है एच ए नॉट ना, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, कोई 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, हाँ वैल्यू हो जाएगी इसकी 1665 किलो जूल पर मोल, 1665 किलो जूल पर मोल, ये ओवरऑल पूरी बॉन्ड एंथैल्पी है ना इसकी, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, पर इसमें 4 बॉन्ड बनी हुई है, कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाई हुई है, अगर मैं स्टेप वाइज देखूं कि हर एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए कितना बॉन्ड एनर्जी देना पड़ा, तो उसको भी एक बार नीचे लिखना, the energies required to break the individual bond, the energies required to break, the energies required to break the individual bond, the individual bonds in each step differ, in each step differ, in each step differ, ये चारों स्टेप्स लिख लो, सबकी पॉजिटिव होगी ना एंथैल्पी, अगेन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एनर्जी के बिना तो बॉन्ड ब्रेक होगी नहीं,
आप इन सारे स्टेप को ऐड करोगे तो आपको ऊपर का स्टेप ही मिलेगा, है ना। सॉरी, ये CH होगा, है ना। सबको आप ऐड करोगे तो यही आएगा 1665। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीन या व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C बॉन्ड H, तो मीन निकालेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। तो उसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं अपन। लिख लिए क्या चारों? नीचे लिखेंगे, इन सच केसेस वी यूज मीन बॉन्ड एंथैल्पी। इन सच केसेस वी यूज मीन बॉन्ड एंथैल्पी which can be calculated as follows। ठीक है, 1665 को डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना आ जाएगा ये? 416 कुछ आएगा ना, 416 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नीचे एक लाइन लिखेगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको अपन ने किससे डिनोट किया था? डेल आर एच नॉट। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is related to bond enthalpies, is related to bond enthalpies is related to bond enthalpies of the reactant and products of the reactants and the products as follows। ये एक फॉर्मूला लिख लेना, ये आपके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, जो बॉन्ड एंथैल्पी से ऐसे रिलेटेड होता है। रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एंथैल्पीज का समेशन माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पीज का समेशन विल गिव यू दी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाँ सिंबल लिख सकते हैं, डेल बॉन्ड एच ऐसा बोलेंगे एक्चुअली, डेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में डालेगा लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। देखिए लैटिस एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ा मिलता जुलता ही चीज है, बस फर्क इतना है कि बॉन्ड एंथैल्पी कोवैलेंट बॉन्ड के लिए था, लैटिस एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड के लिए होता है, पर दोनों का मीनिंग सेम है। भाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं कोवैलेंट के केस में। अब लैटिस क्यों वर्ड यूज हुआ? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्रिस्टल लैटिस होता है। आयनिक कंपाउंड्स किस फॉर्म में रहते हैं? क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर NaCl की बात करूं तो होता क्या है, NaCl का जो लैटिस होता है ना, वो मान लो अगर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है लाइक दिस, तो इसके हर एक कॉर्नर पे एक आयन मौजूद होता है लाइक दिस। और ऐसा ये एक क्यूब नहीं, ऐसे बहुत सारे क्यूब्स होंगे जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, समझ रहे ना। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर।
आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन लैटिस बोलते हैं। मैंने अभी एक ही बनाया यहां पर आपको, ऐसे आप मल्टीपल बहुत सारे क्यूब इमेजिन करेंगे अगर, तो वहां के हर कॉर्नर में एक Na पॉजिटिव अगर है तो उसके जितने भी नेबर होंगे वहां पे क्या होगा? Cl नेगेटिव। फिर जितना भी Cl नेगेटिव है उनके नेबर में क्या होगा? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव के नेबर में Cl नेगेटिव। इस तरीके से एक पूरा लैटिस बना हुआ होता है। सुन रहे हैं क्या? तो उसके पूरे ढांचे को तोड़ना है। लैटिस एंथैल्पी का मतलब वही होता है कि पूरे लैटिस को ब्रेक करना है अपने को। तो वो एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लिखिए एक लाइन लिखने। लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। हेलो, आ रहे हैं ना? ठीक, बस बस। Lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change, is the enthalpy change, is the enthalpy change which occurs when, which occurs when, which occurs when 1 mole of an ionic compound, 1 mole of an ionic compound, 1 mole of an ionic compound dissociate into its ions, dissociate into its ions. 1 mole of ionic compound dissociate into its ions in gaseous state, in gaseous state. तो इनके रिएक्शन में आयंस बनेंगे। जैसे भी अपन इसके रिएक्शन में क्या बना रहे थे? एटम्स। अब देखिए इनका जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो क्या बन रहे थे? एटम्स बन रहे थे, एटम बन रहे थे। देखिए ये बने भी एटम से ही मिलकर है। एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बन गई कोवेलेंट बॉन्ड। बट आयनिक बॉन्ड ऐसे नहीं बनती। आयनिक बॉन्ड में पहले आयन बनता है, कैटायन आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एनायन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। फिर इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनकी बॉन्ड बनती है। तो ये बने हैं आयन से, तो जब टूटेंगे तो भी आयन ही बनेंगे। अब समझ रहे हो? कोवेलेंट कंपाउंड बना है एटम से, तो इसलिए टूटने के बाद एटम निकल रहे हैं इन द गैसियस स्टेट। और वो बना है आयन से, तो उसके टूटने पर क्या निकलेंगे? आयंस निकलेंगे। ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया ना। एक तो बॉन्ड एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी में जो डिफरेंस है वो है बॉन्ड का, कि बॉन्ड एंथैल्पी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है, लैटिस एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड के लिए है। और दूसरा डिफरेंस हो गया कि इसको देने पर मॉलिक्यूल अपने एटम्स में ब्रेक होता है और इसको देने पर मॉलिक्यूल अपने आयंस में ब्रेक होता है। क्लियर है यहां तक? एक रिएक्शन लिखना नीचे, इसी NaCl का लैटिस एंथैल्पी लिखते हैं। NaCl जो सॉलिड स्टेट में था, आपने उसमें एनर्जी दे करके उसको आयनिक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गैसियस स्टेट में। ये भी क्या पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी ना, ये भी तो तोड़ना ही है ना। तो इसमें हाइफन डाल के, कॉमा डाल के लिखना डेल लैटिस एच। इसका भी सिंबल भी चेंज हो गया, वहां डेल बॉन्ड एच था, यहां डेल, वहां बॉन्ड तोड़ना है, यहां लैटिस तोड़ना है। डेल लैटिस एच इज इक्वल्स टू 788 किलो जूल पर मोल, 788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा कि बहुत सारे क्यूब आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। तो आप सिंगल एक मोल का लैटिस एंथैल्पी निकालना थोड़ा मुश्किल है ना। तो एक्चुअली हम इसके लिए एक हेस लॉ का यूज करके इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालने वाले हैं। ठीक है, नीचे एक लाइन लिखिएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, it is impossible to determine lattice enthalpies directly, lattice enthalpy directly by experiment, by experiment, lattice enthalpy directly by experiment. Therefore we use an indirect method,
therefore we use an indirect method, therefore we use an indirect method by constructing an enthalpy diagram, by constructing an enthalpy diagram, indirect method by constructing an enthalpy diagram known as Born-Haber cycle. Born-Haber cycle, Bornhaber, Bornhaber, Born-Haber साइकिल। ठीक है, चलो ये साइकिल समझते हैं, साइकिल कैसे बनती है और इसकी हेल्प से हम लैटिस एंथैल्पी कैसे निकालेंगे और हेस लॉ का यूज कैसे करेंगे इसमें। ठीक है, एक साइकिल बनाना पहले, फिर उसको समझते हैं। सारे वर्ड्स लिख लो, फिर मैं लिखवा दूँ सबका मीनिंग क्या है। एस का मतलब क्या है, डी क्या है, आई ई क्या है, ई ए क्या है। आई ई और ई ए तो आप शायद बता सकते हो मुझे क्या है, आई ई एंड ई ए। हाँ हाँ, रिएक्शन में अब देखो ना प्रोसेस क्या हो रहा है। Na सोडियम गैशियस एटम से सोडियम आयन बन गया। इस एनर्जी को अपन क्या नाम देते थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और वही क्लोरीन आपका एक नॉन मेटल था, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव होगा ना, तो इसको अपन क्या नाम दिए थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे। पॉजिटिव लिखा है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले हैं, वरना ये तो रिलीज करता है ना एनर्जी, तो आप माइनस बोलते तो उसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन, ईजी लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसमें बस माइनस प्लस का फर्क होता है और कुछ नहीं। कहां पर, सबसे ऊपर में, ये नहीं ऐसी रहेगा, ये एस फॉर सब्लिमेशन है। एस क्या है, आपने पहले देखो सोडियम इनिशियली स्टेट में तो सॉलिड स्टेट ही होगा ना, मेटल है तो सॉलिड स्टेट ही होगा, भले सॉफ्ट मेटल है पर है तो मेटल, तो इनिशियली वो कैसा रहता है, सॉलिड। आपने उसमें क्या अप्लाई की, सब्लिमेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तब जाकर वो गैस हुआ, क्योंकि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है क्योंकि ये एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी को भी सॉलिड से गैस में करने के लिए एनर्जी रिलीज थोड़ी ना होगी, जहां बॉन्ड ब्रेक करना है, जहां उनका अट्रैक्शन तोड़ना है, वहां एनर्जी देना ही पड़ेगा। और आपको पता है सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, गैसेस आर लूजली पैक्ड, तो वो टाइट पैक को लूज करने के लिए एनर्जी दोगे तब तो वो लूज होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस एस लिखा हुआ है, समझे क्या। तो वो एनर्जी आप दोगे तब वो गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा। देखो आपको रिएक्शन भले एक स्टेप में दिखता होगा बट इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले वो सॉलिड सोडियम गैसियस सोडियम एटम बना, फिर उसमें जब आपने एनर्जी दी तब वो जाके गैसियस आयन बना। सेम गोज विथ क्लोरीन ऑल्सो। हाफ Cl2 इसलिए लिया हूं क्योंकि मुझे एक ही मोल चाहिए, इसलिए हाफ Cl2 लिया हूं, वरना Cl2 लेते अपन। हाफ Cl2 कुछ होता नहीं है ना, प्रैक्टिकली हाफ Cl2 कुछ नहीं होता। वो तो अपन ने थियोरेटिकली लिखना था तो अपन ने हाफ Cl2 लिख दिया, पर हाफ Cl2 ऐसा कुछ होता नहीं, आप मॉलिक्यूल को और तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो अकेला रह नहीं पाएगा, ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा।
तो आपने हाफ Cl2 में हाफ डिसोसिएशन एनर्जी दी, तब जाकर के वो डिसोसिएट हुआ अपने एटम में। Cl2 है ना, आप एनर्जी दोगे तब तो वो 2Cl बनेगा। तो मान लो इसको एनर्जी D लग रही होगी, तो हाफ Cl2 कितने लगेगी, D/2। इसलिए यहां पे D/2 आया है कि 1 मोल Cl2 का तोड़ने के लिए D एनर्जी लग रही है, तो आधे मोल के लिए आधा एनर्जी लगेगा, इसलिए D/2। और ये भी लगने वाला है, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। यहां तक क्लियर है, दोनों ये बन चुके हैं। और ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रिलीज होगा व्हेन इट बिकम्स एनायन। ये दोनों एनर्जी अपन पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एनर्जी गिवन टू रिलीज टू नॉक आउट दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, तब जाके वो एटम से बनेगा आयन। और एनर्जी रिलीज, तभी माइनस लिखा यहां पे मैं माइनस Eg, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, और वो बन जाता है एनायन। अब यही दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, NaCl। ये -U क्यों लिखा हूं, ये इसका उल्टा प्रोसेस चल रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे NaCl ब्रेक करके ये दोनों बना रहा था, और हमने यहाँ पे उल्टा प्रोसेस किया है, ये दोनों मिलके NaCl बना रहे हैं। कोई बात नहीं, इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो एनर्जी देते हैं, पर ये वही एनर्जी है जब वो बॉन्ड बनी थी ना, तो वो रिलीज हुई थी एनर्जी। आप सोचिए कि ये दो एटम आके मिक्स हुए, समझ रहे हैं क्या, ये दो एटम आके मिक्स हुए, बॉन्ड बन गई, एक एनर्जी रिलीज हो गई, उतनी एनर्जी दोगे तब ये बॉन्ड टूटेगी। तो ये वही हो रहा है। यू मतलब हमारी लैटिस एंथैल्पी है, पर ये उल्टा हो गया। अभी इसको लैटिस एंथैल्पी मत बोलना, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है, पर हमें पता है कि यही एनर्जी देने पर वो लैटिस टूटेगा। अभी ये लैटिस बन रहा है तो ये एनर्जी रिलीज करके बन रहा है, जब आप यही एनर्जी दोगे तब ये लैटिस टूट के वापस यही बनाएगा। तभी इसको -U लिखे, ये +U है। करेक्ट, सही है यहां तक, ठीक है। चलो नीचे लिख लेते हैं सबका मीनिंग क्या है। इसी को बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। हाँ लिखिए नीचे, ऊपर क्या क्या चीजें लिखी उसको पहले मेंशन कर लेते हैं नीचे। पहले इसको लिखते हैं, डेल एफ एच नॉट, डेल एफ एच नॉट, ये क्या है, व्हाट इज दिस। हाँ फॉर्मेशन किसका, NaCl का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, लिखो हाइफन डाल के, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जिसको अगर आप अलग से लिखोगे तो Na सॉलिड हाफ Cl2 गैसियस विल गिव यू NaCl, NaCl सॉलिड, डेल एफ एच नॉट की वैल्यू हो जाएगी -411.2 किलो जूल पर मोल। जिनकी वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं उनकी अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, तभी लिख रहे हैं अपन यहां वैल्यूज। किसकी नहीं कर पाएंगे, लैटिस एंथैल्पी की, तभी ये पूरा तामझाम कर रहे हैं, बॉर्न हेबर साइकिल बना रहे हैं कि हेस लॉ यूज करके अपन निकाल लेंगे। ये हेस लॉ में तो सारी एंथैल्पी ऐड करते हैं ना अपन, याद है वो ऐसा डायग्राम हमने लास्ट क्लास में बनाया था कि इन दोनों की एंथैल्पी को ऐड किए थे तो इसकी एंथैल्पी आ गई थी। यहां वही करने वाले हैं, तब एंथैल्पीज को ऐड करेंगे और अपन लैटिस एंथैल्पी को निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए आगे। एक्चुअली ये साइकिल इसलिए साइकिल बोल रहे हैं क्योंकि ये करने में ये सब एनर्जी इन्वॉल्व है। तो एक्चुअली में दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज 5 एनर्जीज, तब तो बनाना ये तो आपको ओवरऑल डेल एफ एच नॉट दिख रहा है, पर ये आया कहां से, ये सब स्टेप से। तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जिसमें ये सारी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू निकल जाएगी, हेस लॉ, ठीक है। तो लिखिए पहला वाला फर्स्ट, ठीक है। दूसरा नीचे अगला डेल सब एच के बारे में लिखते हैं, डेल सब एच, ये क्या है हमारा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसको अभी हमने डायग्राम में एस से डिनोट कर दिया है ना, डायग्राम में हमने इसको एस से डिनोट किया है। और इसमें हो क्या रहा है, हमारा सॉलिड सोडियम गैसियस सोडियम बन रहा है, सॉलिड सोडियम जो है वो
गैसियस सोडियम बन रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू को अभी हमने जो नाम दिया है वो है एस। डेल सब एच नॉट इज नथिंग बट एस। इसकी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप लोगों को मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि अपन फिर फाइनली पुट करेंगे ना वैल्यू सारी। इसकी वैल्यू लिख लीजिए 108.4 108.4 किलो जूल 108.4 किलो जूल पर मोल। ये आपका डेल सब एच। चलिए अगला आते हैं, डेल बॉन्ड एच, जो कि किसके लिए अपन लिख रहे हैं, वही डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, है ना। तो डेल बॉन्ड एच लिखो हाइफन डाल के इसमें, वो भी हाफ कर लेना, है ना। इसी को अपन क्या नाम दिया है, डी। डी/2 कर रहे हैं इसको अपन, और ये किसकी एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लोरीन तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, Cl2, तो उसके लिए तो आप यही वर्ड यूज करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये हमें देनी पड़ रही है, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। हाफ Cl2 गैसियस गिव्स यू Cl gaseous, and this is your half D, which is nothing but del bond H naught का divided by 2, और ये वैल्यू आती है हमारी 242/2, यानी कि 121 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, जो अपन ने लिखा है डेल आई एच। डेल आई एच होती है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हमने अपने साइकिल में आईई के नाम से लिखा हुआ है, आईई। और ये कर क्या रही है एनर्जी, हमारे Na पॉजिटिव जो गैसियस, सॉरी Na जो गैसियस एटम बना है उसको आयन में कन्वर्ट करने में रिक्वायर्ड हो रही है। ठीक है, तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर, और ये एनर्जी भी लिख लेना, डेल आई एच इज इक्वल्स टू, उसी को अपन ने आईई नाम दिया है, जिसकी वैल्यू है 496 किलो जूल पर मोल। एक लास्ट बच गई अपनी एनर्जी, क्या है वो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल ईजीएच बोलते हैं इसको, डेल ईजीएच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, which is the energy released when an electron is added to chlorine। Cl नेगेटिव बन जाएगा, और इस एनर्जी को अपन लिख देंगे डेल ईजीएच, डेल ईजीएच नॉट इज इक्वल्स टू, ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में चल रहा है ना, इज इक्वल्स टू -348.6 किलो जूल। ये सारी एनर्जीज हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर चुके हैं। एक जो नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, वही तो निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। और वो एनर्जी कौन सी, हमारी लैटिस एंथैल्पी। तो उसके लिए भी ये हो गया सब, यहां तक। लास्ट एक लिखेंगे रिएक्शन, Na प्लस Cl नेगेटिव गिव्स यू NaCl, और ये एंथैल्पी को अपन नाम दे रहे हैं वही लैटिस एंथैल्पी, जिसको अभी अपन U बोल रहे हैं। हमने डायग्राम में माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हो रही है, पर वही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी लैटिस एंथैल्पी, ये इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वही हेस लॉ यूज करके निकालने वाले हैं। ठीक है, नीचे लिखना, अप्लाइंग हेस लॉ टू द बॉर्न हेबर्ट साइकिल, अप्लाइंग हेस लॉ टू द बॉर्न हेबर्ट साइकिल, अप्लाइंग हेस लॉ टू द बॉर्न हेबर्ट साइकिल, we can write del FH naught is equals to S plus D/2 plus IE प्लस EA। वैल्यूज रखेंगे तो सारी अपन उसके साथ रख देंगे ना, साइन के साथ, प्लस U। ठीक है, जिसमें डेल एफ एच नॉट कितना है, -411 ना,
0.2। सब्लिमेशन वाली एंथैल्पी कितनी है? 108.4। d/2 करके कितना आ रहा था? 121। IE कितना था? 496 और EA था 348.6। तो U आप निकाल लीजिए यहां से, सब एनर्जीज पता है। तो बॉर्न हेबर, ये हेस लॉ यही तो है, दिस इज हेस लॉ। और उससे अपन जो एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल पा रहे थे वो हेस लॉ से निकाल दिए। ठीक है, बताइए क्या आएगी यू की वैल्यू? सबको उधर लेके चले जाओ। आया क्या? माइनस, हाँ माइनस में आएगा। 788 आया। U will be equal to -788 किलो जूल। और देखो हमने जो ऊपर रिएक्शन में शुरू में लिखा था वहां पे +788 किलो जूल, क्योंकि ये बॉन्ड, ये लैटिस एंथैल्पी थी जो ब्रेक करने में लग रही है, और हमारे बॉर्न हेबर साइकिल में हमने इसको रिलीज करवाया है, इसलिए माइनस में आया है ये। ठीक है, पर आप इसका पॉजिटिव कर दोगे तो ये वही चीज तो है, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, देयरफॉर नीचे लाइन में लिख लेना, देयरफॉर लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल्स टू, लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 788 किलो जूल पर मोल। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो ये हमने जब जो लिखा है ना, ये बॉर्न हेबर साइकिल्स के हेल्प से ही निकाल पाए ये वैल्यू, जो अपन ने सबसे शुरू में लिखी थी वैल्यू एग्जाम्पल में, कि इसको, इस लैटिस को तोड़ने के लिए, 1 मोल उस लैटिस को तोड़ने के लिए हमें इतना एनर्जी लगेगा। पर ये अपन एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाले हैं, बॉर्न हेबर साइकिल की हेल्प से ये निकली है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस भी तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था ना। जब ये दोनों पास में आए ना तो इन्होंने इतनी एनर्जी रिलीज करी, अब जब इनको वापस तोड़ना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये यू का बस साइन चेंज होगा और कुछ नहीं। अभी इसने इस प्रोसेस के दौरान 788 किलो जूल एनर्जी रिलीज करी, तब जाकर ये बना, राइट। अब इतनी एनर्जी जब दोगे तब ये वापस से टूट जाएगा, तो ये रिवर्स प्रोसेस के लिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए ये माइनस रहेगा। ठीक है, डन। चलो एक हेड डाल लेगा, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ स्टार्ट करने वाले हैं अपन, और उसके पहले फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या नहीं बता पा रहा है। limitations of first law of thermodynamics. Limitation of first law of thermodynamics, हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें। a major limitation is that it only tells about the various form of energies involved in a process. It only tells about the various forms of energies involved in the process, but it provides no information about the spontaneity of the process, about the spontaneity
स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी या फिर ब्रैकेट में आप फिजिबिलिटी भी लिख लीजिएगा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस या फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, that is whether the process is possible or not, that is whether the process is possible or not. Whether the process is possible or not. ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल समझेंगे कि हमें पता है कि हीट ट्रांसफर हमेशा हॉट एंड से कोल्ड एंड में ही होता है, राइट? तो यहाँ कोल्ड एंड से हॉट एंड में हो सकता है या नहीं, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ कोई जानकारी नहीं देगा आपको। बस वो ये बता देगा कि हाँ, अगर हीट एक्सचेंज हुआ तो इसकी जितनी हीट निकली इसकी उतनी हीट गेन हो जाएगी। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि मतलब ये एंड हॉट एंड जो था वो गर्म था, इसकी इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी थी, कोल्ड एंड की एनर्जी इतनी थी, जब हीट ट्रांसफर होने लगी तो इसकी हीट कम होने लगी, इसकी हीट बढ़ने लगी। बस यही बताएगा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जितनी इसकी हीट कम हुई उतनी इसकी हीट बढ़ गई, ओवरऑल एनर्जी इज कंजर्व। यही तो था हमारा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? बट वो ये नहीं बता रहा है कि क्या हीट कोल्ड एंड से हॉट एंड में आ सकती है, क्या इज इट पॉसिबल? हालांकि पॉसिबल नहीं होता है, बट वो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहा है कि अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल नहीं है ना? व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, कि कोल्ड एंड से हॉट एंड में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ऐसा क्यों, है ना? तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में, फिजिबिलिटी के बारे में, कि वेदर दैट प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, इसकी जानकारी हमें फर्स्ट लॉ से नहीं मिलती है। ठीक है, सेकेंड लॉ एक्चुअली डील्स विद दिस ओनली, है ना? सेकेंड लॉ में हम प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी की ही बात करेंगे, कि ये प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, और इसको करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वेदर मतलब आप ये बोलेंगे कि हम बात करने वाले कि रिएक्शन जो हो रहा है उसको कौन ड्राइव कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो ये रिएक्शन पॉसिबल है और दूसरा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब हॉट एंड से कोल्ड एंड में चीजें जा रही हैं, बट कोल्ड एंड से हॉट एंड में क्यों नहीं जा रही हैं, इसका भी रीजन हमको सेकेंड लॉ से मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखे, वेदर द प्रोसेस पॉसिबल और नॉट। ठीक है, फुल स्टॉप। The answer to this question is provided by second law of thermodynamics. The answer to this question is provided by second law of thermodynamics. ठीक है, तो हैंड डाल लीजिए, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकेंड लॉ को डिफाइन करने से पहले थोड़ा प्री रिक्विजिट चाहिए। जैसे अपन ने फर्स्ट लॉ के पहले क्या 3 टर्म पढ़े थे, फिर फर्स्ट लॉ पढ़ पाए थे ना, वो सब तो एकदम शुरू में हो गया। और फर्स्ट लॉ से जस्ट पहले अपन ने 3 क्वांटिटीज पढ़ी थी, उसी 3 क्वांटिटीज के बेस में हमारा फर्स्ट लॉ था, और वो 3 क्वांटिटीज थी वर्क डन, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। अरे फॉर्मूला नहीं याद है क्या आपको? डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही तो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले अपन ने ये तीनों क्वांटिटी पढ़ी थी। इन द सेम वे सेकंड लॉ पढ़ने से पहले अपन समझेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, है ना? और एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे, वो है एंट्रोपी। वहां हम पढ़ रहे थे एंथैल्पी क्योंकि वो एनर्जी था, यहां हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो हिंट डाल लीजिए, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। वही हॉट एंड से कोल्ड एंड वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कोल्ड एंड से हॉट एंड वाला नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस को हिंदी में ना स्वाभाविक बोलते हैं, कि स्वाभाविक सी चीज है, कि गर्म से ठंडे में चीज हीट जाएगी, पानी ऊपर से नीचे आएगा, गैस अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाती है, कभी भी गैस लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं आती। तो ये सारी चीजें क्या है, स्वाभाविक है जो होती है, उसी को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। पर इसका रिवर्स क्यों नहीं हो रहा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है, उसका ही रीजन हम यहां समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, दोनों की लिखेंगे नीचे। अ प्रोसेस विच अंडर सम गिवन कंडीशंस, a process which under
some given conditions, a process which under some given conditions may take place by itself, may take place by itself, अपने आप हो जाए, may take place by itself or by initiation, और बाय इनिशिएशन, हो सकता है आपको इनिशिएट करना पड़े शुरू में, फिर वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। जैसे कंबशन करने के लिए एक बार जलाना तो पड़ेगा ना, फिर वो जलता रहेगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअसली एयर से मिल रही है, फिर वो चीज जलती रहेगी। आपको बस एक चिंगारी देने की जरूरत, आप पेट्रोल में एक चिंगारी दे दो बस, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इनिशिएशन। फिर वो पेट्रोल अपना देख लेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो उसको मिल रहा होगा सप्लाई, एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, तो वो पूरा पेट्रोल जल जाएगा, पूरा पंप जल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अ प्रोसेस विच अंडर सम गिवन कंडीशन may take place by itself or by initiation is called a spontaneous process, is called a spontaneous process. ठीक है, full stop. In other words, a spontaneous process is simply a process. A spontaneous process is simply a process which is feasible, जो हो सकता है, जो स्वाभाविक है। A spontaneous process is simply a process which is feasible. Example लिखो, examples. Dissolution of common salt in water. Dissolution of common salt in water. एक और कॉमा डाल के लिखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। एक तो वही लिख लो जब हम इतने देर से बात कर रहे थे कि हॉट एंड से कोल्ड एंड में हीट ट्रांसफर होगी, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि आपका चाय का प्याला ठंडा हो गया, वही तो हुआ ना, आपका चाय का प्याला गर्म था, आसपास सराउंडिंग में हीट रिलीज होती गई, तो यही तो हो रहा है, हॉट एंड से कोल्ड एंड में जा रहा है हीट, धीरे से वो चाय ठंडी हो गई। ठीक है, कॉमा एक और लिखना, फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल, फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल, फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल। एक और लिखना, लाइटिंग ऑफ अ कैंडल, लाइटिंग ऑफ अ कैंडल, लाइटिंग ऑफ अ कैंडल, कॉमा एक लास्ट एग्जांपल, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव। इसका क्या रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, हीट करते हैं तो क्या मिलता है, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पर आपको हीट करना पड़ेगा, यही तो है इनिशिएशन। ठीक है, तो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऊपर के जो आपने 4 एग्जांपल लिखे हैं ना, डिसोल्यूशन वाला, इवेपोरेशन वाला, फ्लो ऑफ हीट वाला और फ्लो ऑफ वाटर वाला, ये चारों अपने आप होते हैं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इवेपोरेशन भी अपने आप होगा, पानी में नमक डाल दोगे तो अपने आप धीरे धीरे घुल जाएगा। हाँ ये अलग बात है, इनिशिएट करोगे तो जल्दी घुलेगा, पर घुल तो जाएगा अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर वो चाय का प्याला भी अपने आप ठंडा हुआ, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, और ऊपर से नीचे पानी भी अपने आप आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नो इनिशिएशन इज इन्वॉल्व। और बाद के जो 2 एग्जाम्पल लिखे आपने, अपने आप कैंडल नहीं जलने वाली, आप यहाँ पे रख के मोमबत्ती छोड़ दो तो अपने आप नहीं जलेगी, आपको माचिस से उसको जलाना पड़ेगा, दैट इज इनिशिएशन, फिर उसके बाद वो जलेगी अपने आप। एंड कैल्शियम कार्बोनेट को भी आपको हीट देना पड़ेगा तब जाकर के वो ब्रेक होगा। तो ये 6 एग्जाम्पल में शुरू के 4 में अपने आप हो रहा है, देखिए ना, जो विच अकर बाय देमसेल्फ,
और बाय इनिशिएशन, जो बात के दो एग्जांपल है उसमें इनिशिएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन लिखिए नीचे एक लाइन में, अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन, nor by initiation, a process which can neither take place by itself nor by initiation, ना वो अपने आप से होगा ना ही आपके कुछ इनिशिएट करने से होगा। मतलब आप सोचिए, आप पानी में सैंड घोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अगर मैं, हाँ आ रहे ना, आ रहे, मान लीजिए आपने सैंड को घोला, आपको लगा कि इनिशिएशन कर देते तो आप मिला देते शायद घुल जाए, तब भी नहीं घुलने वाली वो, अपने आप तो घुलने से रही। आपने सोचा कि वो गर्म करके देखते हैं, शायद गर्म पानी में डिसॉल्व हो जाए। ये सब आप इनिशिएशन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो ताकि रेत जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाए, पर आप कितना भी इनिशिएशन दे दो, कितनी भी एनर्जी दे दो, अपने आप भी नहीं होगी सैंड डिसॉल्व पानी में, और ना ही आपके कुछ इनिशिएशन करने से होगी। तो ये प्रोसेस हुआ आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो क्या लिखिए, अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और नॉर बाय इनिशिएशन इज कॉल्ड अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एग्जांपल लिख लो इसके भी, फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल, फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल, dissolution of sand in water, dissolution of sand in water, and last example वो heat वाला लिख लो कि flow of heat from cold body to a hot body, flow of heat from a cold body to a hot body। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है वो क्यों स्पॉन्टेनियस है, और जो नहीं है वो क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस है। राइट, मतलब ऐसा कुछ फोर्स तो होगा ना जो उस प्रोसेस को होने में हेल्प कर रहा होगा, उसी को बोलते हैं अपन ड्राइविंग फोर्स। क्या है वो? ड्राइविंग फोर्स, जो उस प्रोसेस को चला रहा है, जो उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चलाने में हेल्प कर रहा है, जो शायद वो फोर्स इन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में नहीं लग रहा होगा, तभी वो प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। तो एक्चुअली दो टेंडेंसी होती है कोई भी प्रोसेस होने की ना, दो टेंडेंसी होती है। एक होती है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। आपको बता ना, मिनिमम एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, एंड वाइस वर्सा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो एक स्टेबल की तरफ जा रहा है। तो कोई भी प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी अक्वायर करनी है, उसके लिए वो अपनी एनर्जी डाउन करेगा। समझ रहे हैं? पानी ऊपर से नीचे क्यों आया? क्योंकि जब ऊपर था तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो वो नीचे आया ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी ने उसको ऊपर से नीचे लेके आया। दिस वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड फॉलिंग ऑफ वाटर डाउन अ हिल, या फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन अ हिल। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? तो ये ड्राइविंग फोर्स समझ में आया आपको। दूसरा ड्राइविंग फोर्स होता है टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? आप लोग रैंडम, रैंडम मतलब समझते हैं? रैंडम क्या होता है? रैंडम का मतलब, हाँ, जल्दी जल्दी नहीं, वो तो रैपिड हो गया, आप रैपिड बोल रहे हो। रैंडम मतलब क्या होता है? हाँ 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 हाँ, अनऑर्डर इनऑर्डर्ड मैनर में जाना, मतलब एक आप लाइन में चल रहे हो तो एक ऑर्डर्ड मैनर हो गया, और एक हो गया कि इधर उधर जा रहे हैं, ये हो गया रैंडमनेस। तो किसी भी प्रोसेस की टेंडेंसी होती है कि वो मैक्सिमम रैंडमनेस एक्वायर करना चाहता है। इवेपोरेशन समझिए, इवेपोरेशन में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन? अरे इवेपोरेशन, हाँ, वाटर जो है वो वाटर वेपर बन जाएगा अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आज यहाँ पे 2-3 बूंद पानी फेंक डाल के जाओ, कल आना वो गायब हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा आके।
वो अपने आप उड़ जाएगा, बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पर हो क्या रहा था, लिक्विड, वाटर जब लिक्विड था तो उसकी रैंडमनेस कम थी, पर जब वो गैस बन गया तो इधर उधर गया, रैंडमनेस बढ़ गई। इसको आप आइस मेल्टिंग इनटू वाटर ये भी बोल सकते हो कि आइस जब तक था तब तो सॉलिड था, रैंडमनेस कम थी क्योंकि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, रैंडमनेस कम है। पर जैसे ही लिक्विड बना अब वो बह रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ गई। गैस बना और ज्यादा बह रहे हैं, रैंडमनेस और बढ़ गई। तभी ये दोनों प्रोसेस होते हैं, मेल्टिंग भी होता है और इवेपोरेशन भी हो रहा है, क्योंकि दोनों में ही रैंडमनेस बढ़ रही है। सॉलिड से लिक्विड में रैंडमनेस बढ़ी, लिक्विड से गैस में तो और ज्यादा रैंडमनेस बढ़ गई। हम बोलते हैं ना कि सॉलिड के तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो टाइटली पैक्ड है, इसलिए कम रैंडम है। पर जैसे ही वो लिक्विड बने दे कैन फ्लो, और वो कहां फ्लो कर रहे हैं हमको नहीं पता क्योंकि रैंडमनेस बढ़ चुकी है। और गैस बनने के बाद तो और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ गई। समझ रहे ना? तो ये सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, या तो एनर्जी कम हो रही है या तो रैंडमनेस बढ़ रही है, तभी ये हो पा रहे हैं। और बाकी जो अपन ने नॉन स्पॉन्टेनियस के एग्जांपल लिखे उनमें ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। तो दीज आर द टू ड्राइविंग फोर्स जो हमारे किसी भी प्रोसेस को करवाने में हेल्प करते हैं। देयर टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी so that they can become stable and their tendency to acquire maximum randomness। और ये रैंडमनेस के कारण ही हमारा एक नया फैक्टर आने वाला है जिसको अपन कहते हैं एंट्रोपी। जैसे वहां अपन हीट हीट बोल रहे थे ना, तो हीट कंटेंट को नया नाम दे दिए थे एंथैल्पी, तो यहां रैंडमनेस नया वर्ड आया है, इसको नाम देंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी से अपन रैंडमनेस मेजर करेंगे, एंट्रोपी से अपन रैंडमनेस को मेजर करने वाले हैं। करेक्ट? ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।